शब्द हमने सुने थे दीपवंश और महावंश। सॉरी, ये दीपवंश और महावंश क्या थे, इसके बारे में बता दो। श्रीलंका से संबंधित थे सर। श्रीलंका विजय प्रचार के लिए गए थे सर, उसी का इसमें वर्णन मिलता है दीपवंश महावंश में। ओके, दीपवंश और महावंश है ना। एक नाम हमने बताया था आप लोगों को, अग्रोनोमोई। अग्रोनोमोई क्या है? ग्रामीण प्रशासन के अधिकारी। और सार्थवाह कौन है? सार्थवाह क्या था भाई, इस पे प्रश्न पूछा गया है। सार्थवाह होता था ना व्यापारियों का काफिला, व्यापारियों का कारवां, ठीक है, वही है सार्थवाह। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ शब्द हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों की पता है ना कि बौद्ध धर्म ग्रहण जब किया था सम्राट अशोक ने, दो तरीके से हम वो करते हैं कि शासन के इतने वाले वर्ष में अशोक ने ये काम किया, और जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था उसके कौन से साल में अशोक ने बोध गया की यात्रा की, और उसी क्रम में फिर वो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती सब जगह गया है। किसी को आइडिया है कुछ? 9वें वर्ष। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 10वें वर्ष बोध गया गए। बोध गया से फिर कुशीनगर गए, गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु गए, सारनाथ और श्रावस्ती गए। लुम्बिनी जब गए तो उनके शासन का 20वां वर्ष था, है ना, अपने शासन के 20वें साल में वो गए थे, ठीक है ना सर। इसको लिखा दीजिए। लुम्बिनी में जाकर उन्होंने क्या किया, धार्मिक कर को माफ ही नहीं किया बल्कि भू राजस्व कर को घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं शासन के 20वें वर्ष गौतम बुद्ध ने, शासन के 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी की यात्रा पर गए। जहां पर धार्मिक कर को माफ करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 10वें वर्ष में। हाँ, ठीक है, धार्मिक के आगे क्या लिखे हैं? धार्मिक कर को माफ करते हुए भू राजस्व कर को घटाकर, पहले 1/6 हुआ करता था, अब उन्होंने क्या कर दिया, 1/8 कर दिया है। भू राजस्व कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, ये प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ से चलता है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ से चलता है हमको? श्रीलंका से, वहीं से, अनुराधापुर से। वेरी गुड, वेरी गुड। और कहाँ से पता चलता है? श्रीलंका से न होगा, देखा गया ना। अनुराधापुर श्रीलंका में ही है। ठीक है, ठीक है ना सर। ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो, अच्छा, इनके 2 अभिलेख रहे हैं। एक अभिलेख है सोहगौरा और दूसरा है महास्थान। ये दोनों कहाँ पे हैं? तो सोहगौरा देखा जाएगा तो अपने गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में है सोहगौरा, और महास्थान पड़ता है आपका बोगरा जिला, बोगरा जिला, बांग्लादेश। ये दोनों का नाम क्यों है, इन दोनों का क्या महत्व है? लिख सकते हैं अकाल के समय किए जाने वाले और महास्थान कहा क्या लिखे हैं उसके बाद? बोगरा जिला। अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित जानकारी दी गई है।
ठीक है, अपने चैप्टर पे आते हैं भाई। सर एक मिनट ये बता दीजिए ना, अग्निमोही मौर्य शासन का महत्व क्या है, चैप्टर है ये अपना। राजकीय नियंत्रण की बात करें तो हिंदू विधि ग्रंथों में बार बार कहा गया कि राजा को धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों और देश में प्रचलित आचारों के अनुसार शासन करना चाहिए, ऐसा हिंदू विधि ग्रंथों में बताया गया है। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी कि जब वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्णों और आश्रमों पर आधारित जो समाज व्यवस्था उसके बारे में बात कर रहे हैं लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को ये सलाह दी कि भाई जब भी वर्ण आश्रम धर्म समाप्त होने लगे, लुप्त होने लगे, तो उस समय राजा का कर्तव्य है या राजा का ये कर्तव्य है कि उसे धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक बताया है। कौटिल्य ने जो राजा को धर्म प्रवर्तक बताया है, उस धर्म प्रवर्तक का मतलब क्या है? सामाजिक व्यवस्था का संचालक, ठीक है ना। धर्म प्रवर्तक का मतलब है सामाजिक व्यवस्था का संचालक, ठीक है, ध्यान रखना है। सर यहाँ पर अर्थात है सर। अशोक ने अपने अभिलेखों में बताया है कि राजा का आदेश अन्य आदेशों से ऊपर है। अशोक ने धर्म का प्रवर्तन किया और उसके मूल तत्वों को सारे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अशोक है एक धर्म प्रवर्तक भाई, और धर्म प्रवर्तक के होने के साथ साथ उसने मूल तत्वों को सारे देश में समझाने स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। राजा ने निरंकुश अधिकार का दावा मगध के राजाओं द्वारा अपनाई गई सैनिक विजय की नीति के कारण आगे आया है। अंग, वैशाली, काशी, कोसल, अवंती, कलिंग आदि को एक एक करके मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब ये हमको पता होना चाहिए कि किसको किसने मिलाया है, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों पर जो सैनिक नियंत्रण हुआ वह धीरे धीरे जनजीवन के हर अंग पर उत्पीड़क नियंत्रण के रूप में परिणत हो गया। मगध साम्राज्य के पास तलवार का इतना जोर था कि वह सभी क्षेत्रों पर अपना पूरा नियंत्रण लाद सका। जनजीवन के हर क्षेत्र को अपने वश में रखने के लिए राज्य को विशाल अधिकारी वर्ग रखना पड़ता था। प्राचीन इतिहास के किसी भी अन्य काल में हम इतने सारे अधिकारियों को नहीं पाते जितने मौर्य काल में पाते हैं। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचरों का भी विस्तृत जाल बिछा हुआ था। इस समय बताया जाता है मौर्य शासन के दौरान दो प्रकार के गुप्तचरों का चर्चा मिलता है। दो कौन कौन है? एक तो है संस्था और दूसरा है संचरा। संस्था का मतलब है एक जगह टिक कर, मतलब एक जगह स्थिर रहकर वो काम करते थे। एक स्थान पर रहकर काम करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको बोला जाता था संस्था। और संचरा वो थे जो अपना काम टहल कर करते थे, भ्रमण करके अपना काम करते रहते थे, उनको बोला जाता था संचरा। विभिन्न प्रकार के जासूस विदेशी शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखते थे, संदिग्ध अधिकारियों के बारे में पता लगाया करते थे, ठीक है। भोले भाले लोगों से अंधविश्वास का सहारा लेकर कोष संचय करने में भी वो सहायक सिद्ध होते थे। तो वो लोग भाई एक तो ये है शत्रुओं की गतिविधि पर नजर रखते थे, संदिग्ध अधिकारी का पता लगाते थे, इसके अलावा भोले भाले लोगों से अंधविश्वास का सहारा लेकर कोष संचय करने में भी वो सहायक सिद्ध होते थे, जो गुप्तचर लोग थे। शीर्षस्थ अधिकारी होते थे तीर्थ। शीर्षस्थ अधिकारी कौन होते हैं? तीर्थ होते थे। लगता है अधिकतर अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था, ये बात हमको याद रखनी चाहिए। उच्चतम कोटि के अधिकारी थे जो, उनमें मंत्री आता था, पुरोहित आते थे, सेनापति, युवराज जिन्हें उदारतापूर्ण पारिश्रमिक मिलता था ना, उदारतापूर्ण। उन्हें 48,000 पर्ण की भारी रकम मिलती थी उस समय। और पर्ण क्या है? पर्ण के बारे में हमको इतना पता होना चाहिए, 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था एक पर्ण। एक पर्ण कितना होता था? 3/4 तोला के बराबर चांदी का सिक्का। इसके ठीक विपरीत सबसे निचले दर्जे के अधिकारियों को कुल मिलाकर 60 पर्ण मिलते थे। जो सबसे निचले तबके के अधिकारी थे, सबसे उच्च वाले को मिलता था 40,000, 48,000। जो सबसे निचले थे उनको 60 पर्ण मिलता था। हालांकि कुछ कर्मचारियों महज 10-20 पर्ण ही दिए जाते थे को महज 10-20 पर्ण दिए जाते थे। इससे लगता है कि उच्चतम और निम्नतम श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच में भारी विषमता देखने को मिलती है। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाएं तो लगेगा कि राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे, ठीक है। 27 अध्यक्ष अर्थशास्त्र में देखा जाए
तो अर्थशास्त्र के अनुसार 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। उनका काम क्या था? उन 27 अध्यक्षों का काम था मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना। राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना इनका मुख्य काम था। कृषि, व्यापार वाणिज्य, बाट माप, कताई बुनाई, खान आदि शिल्पों का नियमन नियंत्रण करते थे ये लोग। राज्य जो था कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। कृषकों की भलाई के लिए क्या क्या काम किया राज्य ने? सिंचाई का काम करता था, जल वितरण की व्यवस्था भी करता था। मेगस्थनीज ने बताया है कि मिस्र की भांति ही मौर्य राज्य में अधिकारी जमीन को मापता भी था, उन नहरों का भी निरीक्षण करता था जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था, है ना। इसी में आप और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज आपको ये पता चलता है, कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें बताया गया है, जूनागढ़ अभिलेख में ही बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का एक है राज्यपाल जिसका नाम है पुष्यगुप्त, जिसने सौराष्ट्र के क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का निर्माण किया था। और ये भी बात पता चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन सी झील है वो? सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, है ना। मेगस्थनीज ये बताते हैं भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था है। अर्थशास्त्र में इसका भी वर्णन किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकास था। मेगस्थनीज का ये कहना है कि उसने दास नहीं देखे। दास नहीं देखे का मतलब दास थे नहीं, ये बात सही नहीं है, ठीक है। आज के समय में भी आप अपने यहाँ अपने ही घर पे आप देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ कोई काम करने वाला है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? घर जैसा व्यवहार। उसको चाय बन रही तो चाय वो भी पाएगा, खाना बन रहा तो खाना उसको भी दिया जाएगा, सब सो रहे तो वो भी सोएगा। ऐसा व्यवहार रखते हैं हम लोग आज भी। हो सकता है उस समय भी दास रहे हों हमारे यहाँ, लेकिन राजाओं के द्वारा इस तरीके से जो व्यवहार किए गए होंगे तो उसमें मेगस्थनीज को लगा होगा नहीं ये दास नहीं, ये तो परिवार के सदस्य लोग हैं, ठीक है, इसलिए उसने दास नहीं देखे थे, ठीक है। यस। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में गृहदास वैदिक काल से ही पाए जाते थे, पहले से भी मिलते थे, पहले से भी पाए जाते। लगता है मौर्य काल में ही दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया। जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में तो दासों को घर के कामों के लिए लगाया जाता था, लेकिन मौर्यों के समय में दासों को खेत के कामों में भी लगा दिया गया, ठीक है, बड़े पैमाने पर। राज्य के पास बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे जिनमें अनगिनत दास और मजदूर खटाए जाते थे। कलिंग युद्ध के बाद जो 1.5 लाख युद्धबंदी कलिंग से पाटलिपुत्र लाए गए, संभवतः वो कृषि कार्य में ही लगा दिए गए थे। इसने ये बंदी बनाकर भी लाए थे अशोक। 1.5 लाख की संख्या अतिशयोक्ति जैसी लगती है, जो भी हो, उत्पादन की दृष्टि से प्राचीन भारतीय समाज दास समाज नहीं था। यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे, ठीक है, यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे वो भारत में शूद्रों से लिया जाता था। शूद्रों को ऊपर के 3 वर्णों की साझा संपत्ति समझा जाता था। उन्हें दासों, शिल्पियों, कृषकों के रूप में ऊपर के 3 वर्णों का काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। कई कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजकीय नियंत्रण साम्राज्य के विशाल भाग में था, कम से कम केंद्रीय भाग में तो अवश्य था। ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। ऐसा नियंत्रण जो हुआ वो पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ था। यहाँ से जलमार्ग के द्वारा राज कर्मचारी चारों ओर जा सकते थे, ठीक ना। ये हमको याद रखना चाहिए। केंद्रीय भाग में आता था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक अनुकूल अवस्थिति थी। यहाँ से कई सारी नदियां हैं जो जलमार्ग प्रदान करती थी और जलमार्ग के सहारे कर्मचारी जो है वो चारों तरफ चले जाते थे। इसके अलावा पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग था वैशाली से चंपारण होते हुए। पाटलिपुत्र से ही एक राजमार्ग भी था, वैशाली चंपारण होते हुए नेपाल चला जाता था। ये भी ज्ञात है कि हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। ये सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कालसी कहाँ है? देहरादून में। हजारा होते हुए अंत में पेशावर पहुंचती थी। एक ये भी है जो हिमालय की तराई में सड़क है, वो वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कालसी मतलब देहरादून, हाजरा होते हुए अंत में पेशावर पहुंच जाती थी। इन दोनों सड़कों के बारे में हमको पता होना चाहिए, कौन कहाँ से होते हुए जा रही है, ठीक है। मेगस्थनीज ने एक सड़क की चर्चा की जो पश्चिमोत्तर भारत को पटना से जोड़ती थी। सड़कें पटना सासाराम के बीच भी थीं, जो वहां से मिर्जापुर और मध्य भारत चली गई थी।
पटना से सासाराम, उसके बाद मिर्जापुर होते हुए मध्य भारत तक जाती थी। राजधानी से एक सड़क पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग भी जाती थी। राजधानी से एक सड़क पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग तक भी जाती थी। फिर कलिंग भी आंध्र और कर्नाटक से जुड़ा हुआ था। मतलब ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे वो एक दूसरे से कनेक्ट थे। इन सारे मार्गों के कारण यातायात में सहूलियत होती थी और यातायात में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, ठीक है ना। उत्तरी मैदानों में तो गंगा और अन्य नदियां भी यातायात के मार्ग थी। अशोक के अभिलेखों के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते हैं। अशोक के अभिलेख राजमार्गों पर मिलते हैं और अशोक के अभिलेख राजमार्गों पर जो मिलते हैं, अशोक राजमार्गों पर जो लगाए गए, उसका मूल कारण क्या रहा है? उसका मूल कारण क्या रहा है? सर ताकि राजमार्ग पे जो यात्रा करते हैं उनका ध्यान उस ओर जाए, ताकि जो शिलालेख लिखा हुआ उसको पढ़े, राजा का आदेश को पढ़े। तो प्रचार प्रसार के लिए सर। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे। जो इन्होंने अशोक ने जो स्तंभ लगवाए हैं वो चुनार से मंगाए गए पत्थर से तैयार किए गए, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। वहां से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। संभवतः देश का जो आबाद हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण था वही मुगलों के और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नियंत्रण में रहा। मध्यकाल में आकर राजमार्गों के किनारे अधिकाधिक बस्तियां होने से और रकाबदार घोड़ों के प्रचलन से यातायात में उन्नति आई। क्या होते भाई? रकाबदार का क्या मतलब है? रकाबदार का मतलब होता है घोड़े की पीठ पर, जो ऐसी पीठ है ये, इस पे वो रखी जाती ना, ऐसे गद्दी रखी जाएगी, फिर इसी पे आदमी बैठेगा। एक इस पे से देखेंगे दोनों तरफ ऐसे लटका हुआ नजर आएगा, ऐसे छल्ला, अपना पैर फंसाने के लिए। मतलब ये रहा। कंपनी ने जो बंदूकों का प्रयोग किया उनका आयात 1830 से लगातार वाष्प शक्ति चालित जहाजों से होता रहा। ऐसा लगता है कि मौर्य शासकों को बहुत बड़ी जनसंख्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा किसी भी तरह। मौर्य सेना में 6.5 लाख से अधिक सिपाही नहीं थे। अगर मान भी लिया जाए कि आबादी का 10% भाग सेना में भर्ती हुआ तो मध्य गंगा के मैदानों की कुल आबादी कितनी रही होगी? करीब 65 लाख, ठीक है। अशोक के अभिलेखों से पता चलता उसका राज्यादेश पूर्वी छोर दक्षिणी छोर के सिवा सारे देश में प्रचारित किया गया। कहाँ कहाँ नहीं हुआ है? पूर्वी छोर में नहीं हुआ है, दक्षिणी छोर में भी नहीं हुआ, बाकी इसके अलावा सारे देश में इसको प्रचारित किया गया है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक के 9 स्थानों पर अभिलेख मिलते हैं। लेकिन यातायात की कठिनाइयों के कारण राज्य नियंत्रण मध्य गंगा अंचल के बाहर उतना कारगर नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मध्य गंगा अंचल के बाहर ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि भाई नदियों का जो पूरी तरह से जाल देखने को मिल रहा है वो हमको इधर ही देखने को मिलता है। इस पूरे एरिया में अच्छी खासी स्थिति है नदियों की, है ना, जिसमें अच्छा खासा ढेर सारा पानी भी मिलेगा, नावें भी आ जा सकती हैं। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण था। कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों, व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत सारे करों का नाम उल्लेख किया है। इन सारे करों के निर्धारण, वसूली, संग्रह के लिए दृढ़ और दक्ष संगठन की आवश्यकता थी, ठीक है। दृढ़ और दक्ष संगठन की आवश्यकता थी। मौर्यों ने वसूली करने और ठीक से जमा रखने से अधिक महत्व कर निर्धारण को दिया था। समाहर्ता कौन भाई? कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। और सन्निधाता कौन है? राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक, ठीक है ना। राज्यों को समाहर्ता के चलते जो नुकसान होता था उसे अधिक महत्व दिया जाता था। मतलब समाहर्ता के नाते नुकसान होना भाई गलत है, नुकसान नहीं होना चाहिए। वास्तव में कर निर्धारण का ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य काल में ही देखा जाता है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित करों की लंबी सूची मिलती है। यदि ये सारे कर वास्तव में उगाए जाते होंगे तो प्रजा के पास निर्वाह के लिए नाम मात्र ही बचता होगा। ऐसा अभिलेखों के आधार पर हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजकीय भंडार घर होते थे। ये आपको पता होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजकीय भंडार घर होते थे, जिससे ये प्रकट होता है कि कर अनाज की शक्ल में भी कर वसूला जाता था। कर 2 रूपों में था, एक तो वस्तु के रूप में था और दूसरा नकद रूप में भी था, ठीक है। इस समय जो टैक्स वसूला गया वो नकद रूप में भी और अनाज के रूप में भी या वस्तु के रूप में भी। अनाज के इन भंडार घरों से अकाल, सूखा आदि के समय स्थानीय लोगों को सहायता दी जाती थी। ये जो भंडार घर थे इनसे ये काम होता था।
प्रतीत होता है कि मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। मयूर छाप की थी, पर्वत की छाप की थी, अर्धचंद्र की छाप की थी। रजत, आहत की रजत मुद्रा, रजत मतलब क्या है, चांदी की होती थी ना। ये आहत मुद्राएं कैसी थी, चांदी की, चांदी की होती थी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी ये सब। ये मुद्राएं भारी मात्रा में देश के बड़े भाग में मिली। निसंदेह ये मुद्राएं कर की वसूली, अधिकारियों के वेतन भुगतान में सुविधाप्रद हुई होंगी। अपनी शुद्ध समरूपता के कारण व्यापक क्षेत्र में बाजार की लेन देन में भी सुविधा के साथ ये सब चली होंगी। ठीक है, ठीक है। उस समय जो भी रहा है, सुविधाएं रही हैं, वेतन भुगतान से लेकर बाजार की लेन देन तक में इनका यूज किया जाता था, है ना। हमें ये बात याद रखनी होगी। ललित कला और वास्तुकला, कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बड़ा मूल्यवान रहा है। पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर उन्होंने ही शुरू किया, ठीक है, उन्होंने ही आरंभ किया था। मेगस्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद, ये मेगस्थनीज बताता है, राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद था। पत्थर के स्तंभों के टुकड़े, उनके ठूंठ आधुनिक पटना नगर के किनारे कहाँ, कुम्हरार में पाए गए हैं, जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में आपके, इस एग्जाम को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक ना। टुकड़े, ठूंठ, ये सब आज के पटना पास में कुम्हरार है, वहीं पर पाए गए, जो 80 स्तंभ वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देती है। इन अवशेषों से तो वैसी भव्यता मिलती है, इन अवशेषों से तो वैसी भव्यता का आभास नहीं मिलता है जैसी मेगस्थनीज ने बताई, लेकिन वो इस बात का प्रमाण अवश्य देते हैं कि मौर्य शिल्पी पत्थर पर पॉलिश करने में कितने दक्ष थे। प्रमाण अवश्य देते हैं कि मौर्य शिल्पी पत्थर पर पॉलिश करने में कितने दक्ष थे। ये स्तंभ अवशेष उतने ही चमकीले हैं जितने उत्तरी पॉलिशदार काले मृतभांड, जो स्तंभ अवशेष यहाँ पर कुम्हरार में पाए गए हैं, उनकी चमक उत्तरी पॉलिशदार काले मृतभांड जैसी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये है स्तंभ, आपको ये पता, लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ है ये, है ना। और खदानों से पत्थर के बड़े बड़े खंडों को ले जाना, सीधा खड़ा करने के बाद उन पर पॉलिश करना, नक्काशी करना अवश्य ही कठिन कार्य रहा होगा। ये सब अभियांत्रिकी का बड़ा चमत्कार लगता है। ठीक है, ये सब अभियांत्रिकी का बड़ा चमत्कार लगता है। हर स्तंभ पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े का बना है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो स्तंभ है ना, पांडु रंग वाला बलुआ पत्थर का है, एक ही टुकड़े का बना है, जिनका केवल शीर्ष भाग स्तंभों के ऊपर जोड़ा गया था, जिनका केवल शीर्ष भाग स्तंभों के ऊपर जोड़ा गया था। और शीर्ष भाग क्या है इसका, शीर्ष भाग ये चीज है, और जिनमें तराशे गए सिंह, सांड, विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण। ये पॉलिशदार स्तंभ देश भर में जहां तहां खड़े किए गए, जिससे प्रकट होता है कि इन्हें ढोकर ले जाने, पॉलिशदार बनाने में अपेक्षित तकनीकी ज्ञान सारे देश में फैला हुआ था। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए क्या किया था, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा भी शुरू की थी। मौर्य शिल्पियों ने ही की थी ये काम। ठीक है, इसका सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफा है। बराबर की गुफा कहाँ है, गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बाद में इस प्रकार का गुहा निर्माण हमको पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी मतलब प्रचलित हुआ था ऐसे ही। ठीक है, बात करें भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। एक और मौर्यों ने पहली बार राज्य के सुसंगठित प्रशासन तंत्र का निर्माण किया, जो साम्राज्य के केंद्रीय भाग में सक्रिय था। एक तरफ तो ये काम हुआ मौर्यों के द्वारा कि उन्होंने राज्य के सुसंगठित प्रशासन तंत्र का निर्माण किया, साम्राज्य के केंद्रीय भाग में ये सक्रिय हुआ करता था। दूसरी ओर उनके साम्राज्य विस्तार ने व्यापार धर्म प्रचार के द्वार भी खोल दिए। मतलब इन्होंने एक सुसंगठित प्रशासन तंत्र का निर्माण किया अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए, केंद्रीय भाग को नियंत्रित करने के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने व्यापार और धर्म प्रचार के लिए अपने दरवाजे भी खोल दिए। इनके साम्राज्य विस्तार का एक ये भी प्रमाण रहा है। तो इन्होंने साम्राज्य में अपने दो चीजें स्थापित की, एक तो विस्तार के लिए सबके दरवाजे खोले, व्यापार धर्म प्रचार के लिए। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक ऐसी केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण, मतलब केंद्रीय सत्ता स्थापित की जो आंतरिक भागों में या केंद्रीय भागों में पूरी तरह से सक्रिय हुआ करती थी। लगता है
लगता है प्रशासकों, व्यापारियों, जैन बौद्ध भिक्षुओं ने जो संपर्क सूत्र जोड़े, उनके फलस्वरूप गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में भी फैल गई। गंगा मैदान की इस नई भौतिक संस्कृति के क्या क्या आधार रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। लोहे का प्रचुर उपयोग था, आहत मुद्राओं की बहुतायत रही है, लेखन कला का प्रयोग रहा, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड NBPW रहा है। इन सब ये सारी चीजें, इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों की भरमार भी देखने को मिली, पक्की ईंटें, छल्लेदार कुओं का प्रचलन, सबसे ऊपर पूर्वोत्तर भाग में नगरों का उदय, ये सारी चीजें इस समय रही हैं। छल्लादार कुआं के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, छल्लादार कुआं क्या है। एरियन नामक यूनानी लेखक के अनुसार, एरियन ने कुछ बताया, यूनानी लेखक है, आपको ये पता होना चाहिए कि नगरों की संख्या इतनी थी कि उन्हें गिनकर ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता था। एरियन ये बता रहे हैं कि इतना सारा नगर था कि उन्हें गिन नहीं सकते हम लोग। इस प्रकार देखते हैं कि गंगा के मैदान में भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी ही तेजी से विकसित हुई। भौतिक संस्कृति, ठीक है, विकसित हुई। दक्षिण बिहार में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था, याद रखना। ये किसकी स्टैचू है? ठीक है, लोहे के उपकरणों का प्रयोग खूब बढ़ा था। इसी काल में मूठ वाली कुल्हाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी, हंसिया देखने को मिलेगा, फाल का भी प्रचलन देखने को मिल जाएगा इसी दौर में। आरा वाला पहिया भी देखने को मिलेगा। शस्त्रास्त्रों पर तो राज्य का एकाधिकार था, पर लोहे के अन्य औजार का प्रयोग किसी वर्ग में सीमित नहीं था। लोहे के अन्य औजार का प्रयोग किसी वर्ग में सीमित नहीं था, मतलब था सीमित नहीं था का मतलब है कि असीमित रहे होंगे सब, है ना। अरे किसान थे तो किसान के पास तो रहेगा ना भाई सब कुछ, कुदाल, फावड़ा, हसिया, खुरपी, खुरपा, है ना। सर आरा वाला पहिया है क्या, ठीक है ना, ये देख लेना। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत सबसे पहले पकाई ईंट का प्रयोग हुआ। मौर्य काल में बनी पकी ईंट की संरचना आपको बिहार, उत्तर प्रदेश में मिलेगी। मकान जो होते थे वो ईंट के भी बनते थे और भाई लकड़ी के भी बनते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था बताया जाता है वो लकड़ी से बना हुआ था। लकड़ी से बने भी क्यों नहीं, इनके पास संसाधन भी था बहुत सारा, इतना भारी भरकम जंगल क्षेत्र था आसपास में फैला हुआ, जहां से उनको लकड़ी आसानी से मिल जाती थी, है ना। तो लकड़ी से बनाना भी ठीक लगता था उनको, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में घने पेड़ पौधों की, विशेषकर साल वृक्ष की बहुतायत के कारण इमारती लकड़ी खूब उपलब्ध थी। उस समय जो मकान होते थे वो लकड़ी के बनते थे, और वो इसलिए बनते थे क्योंकि उस समय घने पेड़ पौधों की और खास करके विशेष करके साल वृक्ष की बहुतायत देखने को मिलती है ना। मतलब साल वृक्ष की बहुतायता के कारण या अधिकता के कारण या अधिक पाए जाने के कारण मकान जो होते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे। ये बोलना सही होगा। मेगस्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख भी किया। मेगस्थनीज ने बताया भैया लकड़ी का भवन बना हुआ था पाटलिपुत्र में। खुदाई से मालूम होता है कि लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग बाढ़ और बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण रक्षा बांध बनाने में भी किया गया। तो लकड़ी का उपयोग कई सारे कामों में हुआ, बाढ़ बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए रक्षा बांध बनाने में भी किया। पकी ईंट का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में भी फैला। नम जलवायु भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की या कच्ची ईंट की वैसी टिकाऊ और बड़ी बड़ी इमारतें बनाना संभव नहीं था जैसे कि शुष्क क्षेत्रों में पाते हैं। इसलिए पकी ईंट का प्रयोग महान वरदान सिद्ध हुआ, ये हमको याद रखने की जरूरत है। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे साम्राज्य के विभिन्न भागों में शहर पनपने लगे। अच्छा, शहर साम्राज्य के विभिन्न भागों में फैले क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ईंटों के प्रयोग का, ईंटों का प्रचलन बढ़ चला था, है ना। भवनों के निर्माण का प्रचलन बढ़ चला था, है ना। इन सब वजहों से व्यापार इनका प्रचलन में आ चुका था। इन सब वजहों से क्या हुआ, शहरों का विकास हुआ। व्यापार हो रहा, लंबी दूरी का व्यापार है, एक बार यहाँ से चला कोई यहाँ तक तो एक बार रुकेगा, पानी धानी पीवे करेगा, यहाँ सामान थोड़ी देर आराम कराएगा, अपने जानवरों को भी खुद भी आराम करेगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ पे खाना वाना खा लेगा, फिर से आराम करेगा। तो ये व्यापार व्यवस्था के नाते भी तो शहरों का विकास संभव हुआ है ना। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे समाज विभिन्न भागों में शहर पनपने लगे। इसी प्रकार छल्लेदार कुएं जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में प्रकट हुए थे, साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी फैल गए। क्योंकि छल्लेदार कुओं से लोगों को घरेलू काम के लिए पानी मिल जाता था, इसलिए आवश्यक नहीं रहा कि बस्तियां नदी के किनारे ही हों। घनी आबादी वाली बस्तियों में ऐसे कुएं जल निकास के लिए खाई का काम करते थे। अच्छा,
मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या रहा है? मौर्य साम्राज्य का महत्व किसमें है? अगर मौर्य साम्राज्य के महत्व की बात करेंगे तो सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि इसने राजनीतिक एकता को जन्म दिया, है ना? राजनीतिक एकता को इसने जन्म दिया। अखंड भारत का जो लक्ष्य है वो देश को एक सूत्र में बांधने का पहला प्रयास रहा। पहला प्रयास रहा, है ना? इसने स्वतंत्रता की भावना को जगाया लोगों के मन में, है ना? व्यापार वाणिज्य के मामले में इसने व्यापक प्रगति प्रदान की, व्यापक प्रगति देखी इसने, दिखाई भी सबको। इसके अलावा इसने अपने आदेशों को क्या किया? उत्कीर्णित करवाया। इस बात में भी इसका महत्व है। इसने हर व्यक्ति को उसके क्षेत्र के हिसाब से उसकी भाषा में ये बताने का प्रयास किया कि जो राजा है वो भैया पिता तुल्य है और जो प्रजा है वो बच्चा के तुल्य है। तो राजा का कर्तव्य है हर बच्चे की देखरेख करना। इसने ये भी बताने का प्रयास किया है। इस बात में इसका महत्व रहा। पहली बार किसी साम्राज्य में इस बात का जिक्र किया गया, मतलब न्याय के उचित मानदंड की बात की गई है पहली बार। जैसा हमने आपको बताया भी है, चंद्रगुप्त मौर्य को स्वतंत्रता का जन्मदाता भी कहा जाता है ना? स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को अगर स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है तो क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने क्या किया था भाई? यूनानी उपनिवेश को समाप्त कर भारतीय उपमहाद्वीप को या भारतीय उपमहादेश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। सिर्फ प्रयास ही नहीं किया, इसने अपनी सीमा को, अपनी वैज्ञानिक सीमा को ईरान तक भी पहुंचा दिया, है ना? पहली बार यह भी पता चलता है कि जो साम्राज्य का प्रशासन है वो प्रशासन समितियों के आधार पर किया जाए, है ना? और भारतीय इतिहास को एक जैसा वर्तमान समय में कैबिनेट होता है उसी पर। हाँ, इसके अलावा भारतीय इतिहास को एक नया जो मोड़ मिला, एक जो नई दिशा मिली है, वो भी मौर्य साम्राज्य की ही देन है। भारतीय कला के इतिहास को एक नई दिशा अगर मिली तो वो भी मौर्य साम्राज्य की देन है। क्योंकि हमें ये पता है कि इस समय से जो हमारी कला साहित्य हुआ करते थे, जो हमारी कला थी, वो घास फूस और मिट्टी से निकलकर पत्थरों पर आ गई, है ना? जी सर। जिसको क्या बोलते हैं उसे, जिसको स्थायित्व प्रदान किया गया। मौर्य साम्राज्य ने ही काम किया था, है ना? मौर्य साम्राज्य ने गुफा चित्रकला को भी एक अलग दिशा प्रदान की। उसने ही युद्ध की जगह पे भेरी घोष की जगह पर मौर्य साम्राज्य ही था जिसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष जैसी नीति को अपनाया। धम्म नीति जिसका अर्थ ही है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना? अपने धर्म का पालन तो करना चाहिए, दूसरे के धर्म का सम्मान भी करना चाहिए। इसी ने ये चीज समझाई। इसी ने आंतरिक संबंध और बाह्य संबंध, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के बारे में भी विशेष रूप से इसने लिखा। अच्छा, अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन आपको मिलता है किसमें? अर्थशास्त्र में। हाँ,
तो सप्तांग सिद्धांत में जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है उनमें किसको किसको शामिल किया गया है? तो सबसे पहला नाम है राजा का। राजा, मंत्री, अमात्य, राजा है, अमात्य है, जनपद है, कोष, दुर्ग मित्र, है, दुर्ग है, है, राजा कोष है, अमात्य है, दंड है, मित्र है। इस सप्तांग सिद्धांत के बारे में नहीं, इस सप्तांग सिद्धांत के बारे में प्रश्न जो पूछा गया है, ऐसा भी पूछा गया सप्तांग सिद्धांत का वर्णन। लगता है मध्यगंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व कुछ परिवर्तनों के साथ बंगाल, कलिंग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी पहुंच गए। इसमें संदेह नहीं कि उन क्षेत्रों की अपनी संस्कृतियां भी स्वतंत्र रूप से पनप रही थी। बांग्लादेश में जहां जिला बोगरा में मौर्य ब्राह्मी लिपि में महास्थान का अभिलेख पाया गया है, ब्राह्मी लिपि में जो बोगरा का अभिलेख है, अब दिख रहा है, तो बांग्लादेश में जो बोगरा अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है ना, महास्थान का अभिलेख पाया गया। और ये क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है ये दोनों, बोगरा और महास्थान? सॉरी, महास्थान अभिलेख है ये। हाँ बताइए। महास्थान में आप बताए थे कि उसमें क्या था कि अकाल के समय किए जाने वाले राहत काम की जानकारी मिलती है ना। हाँ, अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों का वर्णन किया गया है। एक महास्थान अभिलेख है और एक दूसरा अभिलेख है सोहगौरा। सोहगौरा अभिलेख आपको कहाँ मिलेगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। वहीं दिनाजपुर जिले के बनगढ़ में उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड मिले हैं, ठीक है। बनगढ़ दिनाजपुर जिला में पड़ता है, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड NBPW मिले। ऐसे मृदभांडों के टुकड़े पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के चंद्रकेतुगढ़ जैसे स्थानों में भी मिले। एक ये याद रखिएगा कि चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है भाई, तो ये पश्चिम बंगाल में है या फिर 24 परगना में है, ठीक है ना। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में भी गंगा क्षेत्र से संपर्क के लक्षण दिखाई देते हैं। शिशुपालगढ़ की बस्ती मौर्य काल की ईसा पूर्व 3री सदी की मानी जाती है और इसमें उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड के साथ साथ लोहे के उपकरण, आहत मुद्राएं भी पाई गई। तो शिशुपालगढ़ में क्या क्या पाई गई है? एक बस्ती मिली है, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड मिले हैं, लोहे के उपकरण भी मिले हैं, आहत मुद्राएं भी यहाँ पे मिली हुई हैं। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। क्योंकि शिशुपालगढ़ धौली और जौगढ़, शिशुपालगढ़ जो है धौली और जौगढ़ के पास में है, जहाँ भारत के पूर्व समुद्र तट से गुजरने वाले प्राचीन राजमार्ग पर अशोक के अभिलेख पाए गए। इसलिए कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में भौतिक संस्कृति मगध के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप पहुंची होगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी मिला है, ये धौली, जौगढ़, शिशुपाल, ये सब यहीं पे तो है। तो पूर्व समुद्र तट से गुजरने वाले जो प्राचीन राजमार्ग पर जो अभिलेख पाए गए, उनसे क्या साबित होता है? उनसे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में भौतिक संस्कृति जो रही है वो मगध के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप पनपी हुई है, ठीक ना। यह संपर्क ईसा पूर्व 4वीं सदी से ही आरंभ हुआ होगा, जब संभवतः नंदों ने कलिंग पर अधिकार किया था। महापद्म नंद ने किया था कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर कब्जा भी किया, कलिंग से कुछ नायाब चीजें मगध लेकर आया था। कलिंग में ही इसने क्या किया, सिंचाई के लिए नहर का भी निर्माण करवाया था, है ना। महापद्म नंद ने ऐसा किया था। लेकिन ये संपर्क ईसा पूर्व 3री सदी में आकर कलिंग विजय के बाद ही घना बसा हुआ होगा। संभवतः कलिंग विजय के बाद सांत्वना के तौर पर अशोक ने अपने साम्राज्य में मिलाई गई उड़ीसा की कुछ बस्तियों को समुन्नत किया हो। यद्यपि मौर्य काल में आंध्र और कर्नाटक में कई स्थानों पर लोहे के औजार और हथियार पाए गए हैं। मौर्य काल में ही आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, कर्नाटक के कई सारे क्षेत्रों में लोहे के औजार पाए गए। लोहे की उन्नत कारीगरी, टेक्नोलॉजी उन कारीगरों की देन है जो अनेक प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों के गोलाकार समाधान बतलाने की जगह बनाने के लिए मशहूर थे, है ना। एक नाम है महाश्म संस्कृति, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। महाश्म संस्कृति, मेगालिथ कल्चर, है ना, ये आपने सुना होगा।
महाश मतलब क्या होता है? महा मतलब होता भाई बड़ा, है ना? अश मतलब क्या होता है? पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों वाला समय था ये। वो जो पत्थर होते थे उससे क्या किया जाता था? वो प्रतीक चिन्ह के रूप में होते थे, है ना? किसके प्रतीक चिन्ह के रूप में? जानवरों की सर। शवधान, किसी को दफनाया गया होगा, उस बात को बताते थे, ठीक है? और वो एक निशान होता था, उसको फिर ऐसे भी घेर दिया जाता था, पत्थरों से घेरा हुआ भी होता था वो, ठीक है ना? ठीक है। उन कारीगरों की देन है जो अनेक प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों के गोलाकार शवाधान मतलब दफनाने की जगह बनाने के लिए मशहूर थे। लेकिन इनमें से कुछ स्थानों में अशोक के अभिलेख और ईसा पूर्व 3री सदी के उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के टुकड़े मिले हैं, ठीक है? एक तो वो पत्थर वाला टुकड़ा मिला हुआ है, पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े मिले हैं। दूसरी चीज मिला है जो अशोक के अभिलेख इन्हीं स्थानों पर, मास्की है, कर्नाटक आंध्र में कई सारे अभिलेख ना इनके, तो अशोक के अभिलेख यहाँ पे 3री सदी के उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के टुकड़े मिले हैं, ठीक है? आंध्र के अमरावती में, कर्नाटक के कई स्थानों में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है? इसलिए ऐसा लगता है कि पूर्वी समुद्र तट से भौतिक संस्कृति के तत्व मौर्य संपर्कों के जरिए निचले दक्कन पठार में प्रविष्ट हुए हैं। अमरावती और कर्नाटक में जो अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं उनसे ये साबित होता है, उनसे ये पता चलता है कि पूर्वी समुद्र तट से जो भौतिक संस्कृति के तत्व हैं वो मौर्य संपर्कों के माध्यम से ही निचले दक्कन पठार में पहुंचे थे, है ना? आगे देखते हैं। मौर्य संपर्कों के जरिए ही इस्पात बनाने की कला देश के कुछ भागों में फैल गई। देखो ये चैप्टर का नाम भी क्या था? चैप्टर का नाम मौर्य साम्राज्य का महत्व, है ना? जी सर। है ना? तो मौर्य साम्राज्य का जब महत्व पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमने कल कुछ पॉइंट्स बताए थे, ये सारे काम तो हुए थे, उनके साथ साथ ये भी काम है, इस्पात बनाने की कला भी पूरे देश में फैली। ये मौर्यों की देन रही है, कुछ भागों में फैल गई। 200 ईसा पूर्व के आसपास की या उससे भी पहले, तो ये हमें याद रखना है। दक्षिण भारत में संपर्क, दक्षिण भारत से हमारा संपर्क कैसे बना वो पता होना चाहिए। विदेशी संपर्क हमारे पूर्व की ओर कैसे संपर्क बढ़ा वो भी हमको, मौर्य साम्राज्य से ही ये सब संभव हुआ है ना? तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जहां जहां भी पाए गए हैं वो मौर्य साम्राज्य के संपर्क के बारे में बताते हैं, ठीक ना? अशोक के अभिलेख, ठीक है? पहले की इस्पात की वस्तुएं मध्य गंगा के मैदान में, इस्पात के प्रचार से कलिंग में जंगल की सफाई और खेती के सुधरे तरीकों का इस्तेमाल होने लगा होगा। इस्पात के प्रचार से, इस्पात मतलब ये किसकी देन है? मौर्य साम्राज्य की देन है, ठीक है? ये बात में याद रखनी है, ठीक है? इस्पात की वस्तुएं मध्य गंगा के मैदान पाई। इस्पात के प्रचार से ये काम हुआ भाई। इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में चेदी राज्य के उदय के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न हुई होगी। मतलब कलिंग क्षेत्र में चेदी राजवंश का उदय भी मौर्य साम्राज्य की देन है, ये भी बोला जा सकता है। यद्यपि दक्कन में सातवाहन ईसा पूर्व 1री सदी में ही सत्ता में आए, फिर भी कुछ हद तक उनके साम्राज्य का स्वरूप मौर्य साम्राज्य जैसा था। सातवाहनों ने मौर्यों की कुछ प्रशासनिक इकाइयों को अपनाया, उनके राज्य में कई विषयों में मौर्य प्रणाली का अनुकरण किया। मौर्यों की तरह ही इन्होंने क्या किया? अपने राज्य में वो उन व्यवस्थाओं को लागू किया था, ठीक है? प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहनों को, बल्कि चेर जिसको केरल पुत्र कहा जाता है, चोल, पांड्यों को भी मौर्यों से ही मिली हुई लगती है, ठीक है? मतलब चेदी, सातवाहन के साथ साथ चेर, चोल, पांड्य, इन सब को भी मौर्य साम्राज्य से ही सीख मिली हुई थी, तो अपना मतलब साम्राज्य स्थापित करने के लिए।
अशोक के अभिलेख के अनुसार चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी, इन सब का नाम है अशोक के अभिलेख में। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसते थे ये लोग, इसलिए उन सबों के राज्य अभिलेख, अशोक का अभिलेख याद रखना, इसलिए उन सबों के राज्य मौर्य राज्य से मिलते जुलते थे। मौर्य राजधानी में आए मेगस्थनीज को पांड्यों की जानकारी थी। मेगस्थनीज जानता था पांड्यों के बारे में। अशोक ने अपने को देवों का प्यारा कहता था। यही उपाधि तमिल में अनुदित करके संगम में उल्लिखित राजाओं ने भी धारण की। कौन सा? देवों का प्यारा, है ना। संगम में उल्लिखित राजाओं ने भी इसको धारण किया था। लगभग 300 ईसा पूर्व से बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कई भागों में अभिलेख के और कभी कभी उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड के टुकड़ों, आहत मुद्राओं के मिलने से संकेत मिलता है कि मौर्य काल में मध्य गंगा मैदान के संस्कृति के तत्वों को दूर दूर तक फैलाने की चेष्टा की गई। लगता है ऐसी कार्रवाई कौटिल्य के उपदेशानुसार की गई होगी। कौटिल्य ने परामर्श दिया है, कृषकों की अर्थात वैश्यों की सहायता से घनी आबादी वाले इलाकों से मंगाए गए शूद्र श्रमिकों की सहायता से नई नई बस्तियां बसाई जानी चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है कौटिल्य ने जो परामर्श दिए हैं, कृषकों की अर्थात वैश्यों की सहायता से घनी आबादी वाले इलाकों से मंगाए गए शूद्र श्रमिकों की सहायता से नई नई बस्तियां बसाई जानी चाहिए। ये चाणक्य के परामर्श हैं। परती जमीन को तोड़ने वाले नए किसानों को कर से छुटकारा दिया जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। परती जमीन जो तोड़कर उसको क्या बोलते हैं, परती जमीन को तोड़ने के वास्ते नए किसान जो होते थे, मतलब खेती करने के लिए जो परती जमीन को खेती में कृषि कार्य में लगाते थे, उनको टैक्स से छूट मिलता था। ठीक है। मवेशी, बीज, धन भी उनको दिया जाता था ऐसे व्यक्तियों को जो परती तोड़ने वाले लोग होते थे। राज्य ने यह नीति इस आशा से अपनाई कि इस प्रकार जो कुछ निवेश किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। ठीक है। ऐसी बस्तियां उन इलाकों में आवश्यक थीं जहां के लोग लोहे के फाल से परिचित नहीं थे। इस नीति के फलस्वरूप विशाल क्षेत्र में खेत और बस्ती का विस्तार हुआ। कौन सी नीति की वजह से? इसकी मवेशी, बीज, धन जो दिए जाते थे, परती तोड़ने वाले जो थे उनको टैक्स फ्री रखा जाता था। बात समझे ना? उसी नीति की बात हो रही। इसी नीति की वजह से क्या हुआ? विशाल क्षेत्र में खेत और बस्ती का विस्तार हुआ है। ये कहना कठिन है कि पूर्व में छोटा नागपुर, पश्चिम में विंध्य के बीच फैले मध्य भारतीय जनजातीय इलाके में गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति को पहुंचाने में ये मौर्य नगर कहाँ तक सहायक हुए। ये तो पर इतना तो स्पष्ट है कि अशोक ने जनजातीय लोगों से निकट संपर्क बनाए रखा, उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक द्वारा नियुक्त धम्म महामात्र, ये क्या है? उनके संपर्क से उन्हें गंगा के मैदान की उच्च संस्कृति के मूल तत्वों को आत्मसात करने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। इस अर्थ में अशोक ने संस्कृति प्रसार की सुविचारित और सुव्यवस्थित नीति चलाई। उसने कहा कि धर्म का प्रचार होने से मानव देवताओं में मिल जाएंगे। इसका आशय है कि जनजातीय और अन्य लोग स्थायी रूप से बसने, कर चुकाने वाले किसानों के समाज की रीति अपनाएंगे और माता पिता तथा राज प्रभुत्व के प्रति तथा उसके सहायक भिक्षुओं, पुरोहितों, अधिकारियों के प्रति आदर का भाव रखेंगे। उसकी यह नीति सफल हुई। अशोक के अनुसार शिकारियों, मछुआरों ने हिंसा का त्याग करके धर्म को अपनाया। अशोक ऐसा बताता है कि इसके इस बात से प्रभावित होकर शिकारी और जो मछुआरे हुआ करते थे उन्होंने हिंसा को त्याग दिया, धर्म को अपना लिया था। मतलब ये है, उन्होंने स्थानबद्ध कृषकों का धंधा अपनाया। किसने? शिकारी जो थे और जो मछुआरे लोग या जनजातीय लोग हुआ करते थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या रहा है? मगध साम्राज्य युद्ध पर युद्ध करते प्रबल होता गया, जिसकी चरम परिणति कलिंग विजय है। लेकिन 232 ईसा पूर्व में अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही इसका विघटन शुरू हुआ। मगध साम्राज्य के ह्रास और पतन के कई सारे कारण प्रतीत होते हैं। बौद्ध धर्म। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? बौद्ध धर्म से।
सही बोले आप। उसका नाम लेकिन है राहुलो वाद सुत्त, सुत्त से लिया गया। इसे ना गेह विजय भी बोलते हैं, गेह विजय भी बोलते हैं। गेह विजय का क्या मतलब हुआ? गृहस्थों के लिए अनुशासन तंत्र, गृहस्थों के लिए अनुशासन तंत्र। ठीक है। इसमें जैसे अशोक ने धम्म में बौद्ध धर्म से संबंधित 4 सत्य, अशोक ने क्या नाम, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बारे में बताए थे, है ना, अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे। उसी तरीके से अशोक ने अपने धम्म में क्या किया है, 4 आर्य सत्य, वही सारी चीज। ठीक है। 4 आर्य सत्य के बारे में दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसको समाप्त करने, दुख निरोध गामिनी जो प्रतिपदा है, उसके लिए इन्होंने क्या बताए, अष्टांगिक मार्ग। बोले कि अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि इनका मानना था कि दुख जो है ना, अगर किसी के पास दुख है तो इसका मतलब है कि उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान की कमी होने के नाते आदमी दुखी है, और कहते हैं दुख पूरे विश्व दुनिया में सबके पास दुख है। उन्होंने क्या किए, अष्टांगिक मार्ग बताए। इस अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या था, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्त, हमने उसमें बता रखा है बौद्ध धर्म में, है ना। सम्यक कर्मार्थ था, सम्यक आदि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। तो ये 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, और महापरिनिर्वाण, इन सब की चर्चा क्या मिलती है अशोक के धम्म में, है ना। यस सर। अरे नहीं मिलती। ये तो बहुत गलत मिलेगा। अशोक की जो धम्म नीति है वो किसी धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, हमने आप लोगों को शुरू में बताया था। ठीक है। जैसे यहां पर ये बात बोली गई ना, इस वजह से बात सामने आ रही है कि हो सकता है ये कंफ्यूजन हो, लेकिन इन सारी बातों का जिक्र नहीं हुआ है अशोक के धम्म में। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इन सब का जिक्र ना होने के कारण ना अशोक के धम्म को हम क्या बोलते हैं, नैतिक संहिता, नैतिक संहिता। अच्छा, मालूम है जो इनका 7वां शिलालेख है, उस 7वें शिलालेख में बताया गया है, अशोक ने कहा है खुद कि सभी मतों के व्यक्ति सभी स्थानों पर रह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे सभी आत्म संयम और हृदय की पवित्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है। मतलब ये कहने का है, 7वें शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मतों के व्यक्ति सभी स्थान पर रह सकें, क्योंकि वे सभी आत्म संयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। ठीक है ना। अशोक ने जो धर्मों के प्रति अपना विचार व्यक्त किया है, उसने ये बोला कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक ना एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना ही चाहिए, और ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है और दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। ठीक है ना। और ये कहाँ पे चर्चा करते हैं, ये बात उन्होंने बोली है 12वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में उन्होंने यही चीज बताई कि भाई अपने धर्म का आदर करो, ठीक है, दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई न कोई ऐसा कारण होता है कि उसकी वजह से दूसरे अन्य धर्मों का सम्मान करना ही चाहिए, और अगर ऐसा किया जाता है तो मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि के साथ साथ दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के लिए क्या करता है, ये दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है।
ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है। अच्छा एक चीज और, जैसे हमें ये पता है जो कल्हड़ की राज तरंगड़ी है वो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का एक स्रोत है ना। मौर्य इतिहास को जानने का एक साधन है आपका राज तरंगड़ी भी, पता है कि नहीं आपको? राज तरंगड़ी में कल्हड़ ने जो बताया है, कल्हड़ में ने राज तरंगड़ी में बताया कि अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर क्या है, ये शैव मंदिर है, ठीक है, का जीर्ण उद्धार करवाया था। बात समझे? कल्हड़ की राज तरंगड़ी में ये बात पता चलती है कि अशोक के द्वारा कश्मीर में विजयेश्वर शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और अगर वो बौद्ध धर्म के क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी उन्होंने एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, तो इसका मतलब है कि धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति है ना। बात समझ आई? वो एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति है। इन्होंने दूसरे और सातवें, अशोक ने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में किसकी चर्चा की है? दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में क्या बताया इन्होंने? क्या बताया गया है? दूसरे धम्म के धम्म के निर्माण के लिए कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धम्म निर्माण के लिए कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। वो गुण कौन कौन से हैं? यहाँ पे धर्म नहीं धम्म की बात कर रहे हैं, ये बात भी याद रखना है। धम्म निर्माण हेतु गुण कौन कौन से हैं? धम्म निर्माण के जैसे गुण अल्प पाप, क्या क्या है? अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, है ना, दया, दान, सत्यवादिता, मृदुता, साधुता और पवित्रता, है ना। ये सारी चीजें क्या हैं? धम्म निर्माण के लिए जो गुण होने चाहिए, इनका वर्णन आपको दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और एक शिलालेख है, पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख में क्या बताया गया है? धम्म महापात्रों की नियुक्ति सर, महापात्रों की नियुक्ति। हाँ, इसमें बताया गया है राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष एक नए कर्मचारी के रूप में धम्म महामात्र की नियुक्ति हुई। और इसका काम क्या था? इसका काम है प्रजा को धम्म के बारे में समझाना और उनमें धम्म के प्रति रुचि पैदा करना। बात समझे? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में एक नया कर्मचारी जो आया इनकी मंत्रिमंडल में, धम्म महामात्र जैसा, उसका काम रहा है प्रजा को धम्म के बारे में समझाना और धम्म के प्रति रुचि पैदा करना। सर हम पता है। ठीक है, चलो सारे जो बोले ठीक है। अच्छा ठीक है। सातवें अभिलेख में, सातवें स्तंभ लेख में वट वृक्ष लगाने की बात की गई है ना। सातवें स्तंभ लेख में बताया गया है कि अशोक ने वट वृक्ष लगवाए थे। वट वृक्ष इन्होंने क्यों लगवाए?
वट वृक्ष जो इन्होंने लगवाए थे वो मनुष्य और पशुओं को मार्ग में छाया प्रदान करने के लिए, ठीक है। इसके साथ सातवें स्तंभ लेख में बताया गया है पशुओं और मनुष्य को मार्ग में छाया देने के लिए भाई अशोक ने वट वृक्ष लगवाए थे। इसी के साथ सातवें स्तंभ लेख में यह भी बताया कि रास्ते में कुआं भी खुदवाया गया और विश्राम गृह भी बनवाए गए। कुआं भी खुदवाया गया है रास्ते में और विश्राम गृह भी बनाया गया है, ठीक है ना। ओके, इसके साथ साथ तीसरा और सातवां, तीसरा और सातवां स्तंभ लेख, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है अशोक ने अपने कर्मचारी, और उनके कर्मचारी कौन है, प्रादेशिक, रज्जुक, युक्तक, प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, इन तीनों के लिए क्या काम रखा इन्होंने, इन्होंने बोला कि हर 5 साल में धर्म प्रचार के लिए राज्यों का भ्रमण करना है। हर 5 साल में, हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए राज्यों का भ्रमण करना है। इन तीनों के लिए यह आदेश जारी किया गया तीसरे और सातवें स्तंभ लेख में, ठीक है। याद ये भी रखना है, ये जो दोनों स्तंभ लेख है ना, इनको अनुसंधान बोला जाता है, ठीक है। अशोक के जितने भी अभिलेख रहे हैं उन सब में इन दोनों को अनुसंधान कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, 13वें शिलालेख में किसका किसका वर्णन है, कलिंग युद्ध का सर, और कुछ राजाओं के बारे में है, मतलब जो पड़ोसी राजा थे उसके। निग्रोम, मुसीब, चोर, चेर, पांडे। बोलते रही। 13वें शिलालेख में जैसे हमने बताया था ना, भेरी घोष उसने हटा दिया, उसने धम्म घोष की बात की। अशोक ने इसी 13वें शिलालेख में बताया है कि सबसे जो मुख्य विजय है वो धम्म विजय है भाई। अशोक ने स्वदेशी और विदेशी राज्यों में धम्म के प्रचार में सफलता पाई है, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा 13वें के साथ साथ अगर दूसरा शिलालेख देखा जाए तो इन दोनों में किसका वर्णन मिलता है हमें, दक्षिण भारत के राजवंशों का और साथ ही साथ यमन राजाओं का, है ना। 5 यमन राजा और दक्षिण भारत के कौन है, चोल, पांड्या, है ना। चोल, चेर, पांड्या, हाँ, चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, है ना, और ताम्रपर्णी। चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, ठीक है। इसके साथ साथ जो 5 यवन राजाओं का वर्णन मिलता है, उनके क्या नाम है, जो 5 इनके नाम लिख लीजिएगा, पूछे भी गए हैं कई बार।
टॉलमी ये सब इसमें टॉलमी एंड अच्छा, 5 यवन राजा कौन कौन है? इनके नाम लिख लो चाहे तो। सीरिया से है एक है सीरिया का, जिसका नाम है अंतियोक। इसको हम एंटियोकस भी बोलते हैं, एंटियोकस सेकंड बोलते हैं। ये सीरिया का शासक है। दूसरा है मिस्र का शासक। क्या नाम इसका? तुरमय है इसका नाम, ठीक है। तुरमय को एक और नाम है तुरमय का, टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड। ये मिस्र का है। एक और है मेसिडोनिया का है। मेसिडोनिया का जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंतिकिन, या फिर इनको बोलते हैं एंटिगोनस गोनाटास, ठीक है। ओके, अगला कौन है? मेसिडोनिया का हो गया। अब एक है एपीरस का रहने वाला, इसका क्या नाम है? मग। इसका नाम है मकमास, मेगारस, ठीक है। मग भी बोलते हैं, मकमास भी बोलते हैं, मेगारस भी बोलते हैं इसको। एपीरस का रहने वाला है। एक और है सीरीन का रहने वाला, एक शासक है, सीरीन का शासक है। इसका क्या नाम है? अलिक सुंदर नाम है इसका। अच्छा, हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य में क्योंकि अशोक भी पढ़े अभी, तो क्या हमको पता है? अभी हम जो पूछ रहे थे, बोधिसत्वों के नाम आपको पता है क्या? कुछ बोधिसत्व के नाम, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं अशोक। पद्म, पानी और मैत्रेय, यही सब ना? हाँ, यही सब। ये तो भावी बोधिसत्व हैं, मैत्रेय जिसको नाम बोलिए। हाँ। मैत्रेयनाथ इनको बोलते हैं। अवलोकितेश्वर हैं, अवलोकितेश्वर जिनको हम पद्मपाणि बोलते हैं, एक तो ये हैं। इनके अलावा मंजूश्री भी बोधिसत्व ही है, ठीक है ना। वज्रपाणि भी बोधिसत्व हैं। क्षितिगर्भ सर लिख दीजिए ना सर। क्षितिगर्भ, ये भी। अच्छा, क्षितिगर्भ हो गए। एक नाम और है अमिताभ, ठीक है। अमिताभ, इनको बोलते हैं स्वार्गिक बुद्ध। ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैत्रेयनाथ के बारे में तो बता ही दिए थे अभी, है ना। तो ये लोग कौन है? बोधिसत्व है, ठीक है ना। क्या आपको पता है कि नहीं समझे, सिर्फ अच्छा, हमें ये पता है क्या कि जैसे अशोक हैं बौद्ध धर्म के संरक्षक, तो अशोक के अलावा और भी कौन कौन से शासक हैं जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे? सर कनिष्क तो उसी के शासनकाल में हुआ, तो संरक्षण किया होगा तब तो क्या होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई।
इसमें बिंबिसार, सबसे पहले बिंबिसार आएगा, है ना, सबसे पहले बिंबिसार आएगा, उसके बाद आएगा अजातशत्रु, है ना, बिंबिसार। इसके समय अजातशत्रु के तो ये सर किसे बोल, चलो लिख लीजिए। अच्छा, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार हैं, अजातशत्रु क्योंकि हर्यक वंशी भी हैं, प्रसेनजित, प्रसेनजित कौशल नरेश हैं, प्रसेनजित कौशल नरेश हैं, उदयन हैं, उदयन, उदयन वत्स नरेश हैं, उदयन कौन है, वत्स नरेश। सर ये उदयन अजातशत्रु का पुत्र है ना। आगे जी सर। प्रद्योत, प्रद्योत भी बौद्ध धर्म का संरक्षक है, अवंती का शासक था ये, ठीक है। इसके अलावा अशोक और दशरथ तो रहे ही हैं, है ना, अशोक और दशरथ रहे ही हैं, हमको ये पता ही है। कनिष्क के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कनिष्क रहे भाई, हर्षवर्धन भी रहे, हर्षवर्धन भी रहे, और बाकी पाल वंश के शासक भी बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इतना अगर देख रहे हैं तो एक चीज और हमको पता रहे, बौद्ध धर्म के 8 महास्थान कौन कौन से हैं? सर जहाँ ये पृथ्वी, लुम्बिनी, देखो लुम्बिनी होगी, जहां पर जन्म हुआ वो रहेगा, जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ वो है, जहां पर पहला उपदेश दिया वो भी है, जहां पर निर्माण प्राप्त हुआ इनको वो भी महास्थान में शामिल है, जहां पर इन्होंने चमत्कार किया था वो भी जगह रहेगी, श्रावस्ती जिसको बोलते हैं, जहां पर महिलाओं को संघ में प्रवेश मिल गया था वो भी महास्थान है, अनुमति कहीं और मिली थी लेकिन प्रवेश कहीं और दिया गया था, ये बताया ना आप लोगों को, ठीक है। राजगृह और वैशाली ये 8 महास्थान हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण देखते हैं। मगध साम्राज्य युद्ध पर युद्ध करते प्रबल होता गया, चरम परिणति कलिंग विजय रही है, इसकी चरम परिणति जो रही है वो कलिंग विजय रही है, ये हमको पता होना चाहिए। लेकिन 232 ईसा पूर्व में अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते इसका विघटन शुरू हो गया। मगध साम्राज्य के ह्रास और पतन के कई सारे कारण रहे हैं। पहला कारण रहा ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के रूप में देखें तो अशोक की नीतियों के चलते, अशोक की नीतियां इसमें जिम्मेदार रही हैं, जो ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया दिखाई। इसमें संदेह नहीं कि अशोक की नीति में सहिष्णुता थी, उन्होंने सहिष्णुता का पालन किया था, लोगों से ब्राह्मणों का भी आदर करने को कहा था, उन्होंने सबके बारे में बोला था, ब्राह्मणों का भी आदर करना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं का भी आदर करना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने की थी धर्म के रूप में। लेकिन उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया। जैसे पहला शिलालेख है, पहले शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है, पहले शिलालेख में अशोक ने कहा पशु बलि निषेध, है ना, पशु बलि निषेध का वर्णन किया है इसने पहले शिलालेख के माध्यम से, पशु बलि निषेध की बात की है। फिर भी ध्यान रखना कि राजा की पाकशाला में 2 मोर 1 मृग मारा ही जाता था, पहले शिलालेख में ये बताया गया है, ओके। वहीं पर देखें तो 5वां जो स्तंभलेख था, उसी 5वें स्तंभलेख में इन्होंने क्या किया, अपने राज्याभिषेक के 26वें साल में प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख किया, प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख इन्होंने कहाँ किया है, 5वें स्तंभलेख में, ठीक है। लेकिन पशु बलि निषेध के बारे में पहले शिलालेख में बात की है इन्होंने, ठीक है ना।
पशु पक्षियों वध को स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडीय अनुष्ठानों को की खिल्ली उड़ाई, जिससे जो ब्राह्मण रहे उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त हुई। पहली बात तो पशु पक्षी के वध को निषिद्ध किया इस वजह से। उसके अलावा स्त्रियों में जो कर्मकांडीय अनुष्ठान थे उनकी खिल्ली उड़ाई। स्वभावतः इससे ब्राह्मण की आय घटी। ब्राह्मणों की आय कैसे घटेगी? ठीक है, तो इससे ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म के और अशोक के यज्ञ विरोधी रूप से ब्राह्मणों को भारी हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाली दान दक्षिणा पर ही तो वे जीते थे। अतः अशोक की नीति भले ही सहनशील हो, ब्राह्मणों में उसके प्रति विद्वेष की भावना जगने लगी। वे वास्तव में ऐसी नीति चाहते थे जो उनके पक्ष में हो, उनके तत्कालीन हितों और विशेषाधिकारों का समर्थन करे। ठीक है, ठीक है, उनके तत्कालीन हित विशेषाधिकार समझ। मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए कुछ नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। मौर्य साम्राज्य के जो खंडहर रहे हैं उस पर जो कुछ राजा आए वो ब्राह्मण ही आए। जैसे नाम सुना होगा शुंग वंश, है ना, मध्य प्रदेश में और उससे पूर्व मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग और कण्व, शुंग और कण्व ये कौन है? ब्राह्मण है। कहां पे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार पश्चिम दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी खुद को ब्राह्मण मानते थे। इन ब्राह्मण राजाओं ने वैदिक यज्ञ किए, इन सब ने वैदिक यज्ञ किए जिनकी अशोक ने उपेक्षा की थी। तो पहला कारण तो हो गया मौर्य साम्राज्य के पतन में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। दूसरा कारण है वित्तीय संकट। ये क्या है? वित्तीय संकट क्या है? वित्तीय संकट अशोक, इनकी जो सेना थी ना, सेनाओं की भर्ती में वृद्धि देखी गई। बहुत बड़ी सेना रखते थे, तो सेना पर प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट आया। जहां तक हमें मालूम है कि प्राचीन काल में सबसे विशाल सेना मौर्यों की थी, सबसे बड़ा प्रशासन तंत्र भी उन्हीं का था। ठीक है, वित्तीय संकट याद रखना। कैसे आया वित्तीय संकट पता होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी, सेना की भर्ती, है ना, तो सबसे विशाल सेना, सबसे बड़ा प्रशासन तंत्र। प्रजा पर भी तरह तरह के कर थोपने के बावजूद, प्रजा पर तरह तरह के कर थोपे जाते थे। इतने विशाल ऊपरी ढांचे को बनाए रखना बहुत ही कठिन था। लगता है अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष ही खाली हो गया। अंतिम अवस्था पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी। ये हमको याद रखना चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं शासन क्या भाई? साम्राज्य के टूटने का एक दूसरा जो कारण है सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय संकट तो रहा ही है। वित्तीय संकट किस लिए रहा है? क्योंकि इनकी जो सैनिक व्यवस्था थी बड़ी भारी भरकम रही है ना, भारी भरकम रही है। और सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छी खासी सैन्य व्यवस्था उनकी रही है। उनके प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारियों की जो नियुक्तियां रही हैं, है ना, उनको सैलरी देना, देखभाल करने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए। और जो उन्होंने अपने राज्यादेश को इतने बड़े बड़े पिलर्स में सजा के अशोक ने किया, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, जिसकी वजह से बताया जाता है उनका राजकोष खाली हो चुका था। एक तो कारण ये रहा। दूसरा ये कारण रहा है कि ब्राह्मणों की जो प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो ठीक था, लेकिन अशोक के समय में आते आते क्या हुआ, धम्म नीति का पालन करने पर उसने जोर दिया अशोक ने, है ना, जो ब्राह्मण धर्म के थोड़ा सा अलग था। पशु बलि प्रथा है, यज्ञीय कर्मकांड है, इन सब पर रोक लगाने की कोशिश की, है ना। तो इसलिए ब्राह्मणों को थोड़ा सा वो लगा भाई ये हमारे नियमों के खिलाफ है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका विरोध किया था। एक जो तीसरा कारण है वो दमनकारी शासन। दमनकारी शासन का क्या मतलब है यहाँ पे? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट मात्यों, दुष्ट अमात्य कौन, मतलब दुष्ट अधिकारियों की कुशासन की कड़ी शिकायत की। दुष्ट होते थे, अमात्य जो लोग थे वो दुष्ट थे। ठीक है, इसी बात की निंदा उन्होंने की थी। अशोक की नियुक्ति होने पर नागरिकों की शिकायतें दूर हुई। पर जब अशोक सम्राट हो गया तब फिर उसी नगर से वैसी ही शिकायत आने लग गई थी। ठीक है, अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वो बड़ा चिंतित था। अशोक ने अपने कलिंग अभिलेख में इस बात का वर्णन कर रखा है। उसको पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि प्रांतों में जो कुछ भी अत्याचार हो रहे थे वो
उस बात से बड़ा चिंतित रहा और परेशान रहा है। इसीलिए महामात्रों को आदेश दिया कि समुचित कारण के बिना वे नागरिकों को नहीं सताएंगे। ठीक ना, ये कलिंग के अभिलेख में है भाई, ये हमको याद रखना है। ठीक है, इसी दृष्टि से तोसली कलिंग स्थित उज्जैन तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, तोसली और अच्छा, उस समय जो मौर्य साम्राज्य के समय में 5 प्रांत हुआ करते थे ना, 5 प्रांत कौन से थे? अच्छा, इन 5 प्रांतों पे सवाल भी पूछा गया है। इनकी राजधानियां भी क्या क्या है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। हाँ, उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती रट्ट की उज्जैनी, प्राच्य पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र, और कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है, हाँ, क्या कि भाई नागरिकों को कोई सताए नहीं और किसी भी अधिकारी का उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व न स्थापित हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया, मतलब नागरिकों को सताने का कोई मामला ना आने पाए, उज्जैन, तोसली और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। उसने स्वयं 256 रातें धर्म यात्रा पर बिताई ताकि इस क्रम में से प्रशासन की देखभाल की जा सके। पर इतना सारा होने पर भी दूर के प्रांतों में दमन का अंत न हुआ और अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंक डालने में तनिक भी देर नहीं लगी। ठीक है, ये हो गया। क्या समस्या रही है? अगला कारण क्या है? दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की पहुंच। दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की क्या पहुंच? हम देख चुके हैं किस प्रकार मगध अपनी कतिपय मूलभूत भौतिक उत्कृष्टताओं के फलता फूलता गया। मगध क्षेत्र की बात है। मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप ज्यों ही भौतिक संस्कृति के ये तत्व मध्य भारत, दक्कन, कलिंग पहुंचे, त्यों ही गंगा के मैदान का जो साम्राज्य का हृदय स्थल था उसका वर्चस्व घटने लगा। ठीक है, मतलब कभी ऐसा भी समय था जब मगध अपनी भौतिक उत्कृष्टताओं के लिए जाना जाता था, लेकिन साम्राज्य विस्तार के चलते जब कलिंग या दक्कन या मध्य भारत के एरिया में जब ये संस्कृति पहुंची तो वहां पर क्या हुआ, इनके तत्व जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो थोड़ा अच्छे से उनका विकास होता है और उनके साथ साथ ये जो आपका मगध क्षेत्र है इसका जो वर्चस्व है वो घटने लगता है। जैसे जैसे मध्य गंगा क्षेत्र से बाहर वाले प्रांतों में लोहे के औजारों का प्रयोग, एक कारण ये सर वर्चस्व क्या होता है? तो लोहे के औजारों का प्रयोग जैसे जैसे गंगा के मध्य क्षेत्र से निकलकर बाहर के क्षेत्रों में पहुंचा, वैसे वैसे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन होता गया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति की बदौलत नए नए राज्य बन गए, विकसित हो गए। मगध से जो भौतिक संस्कृति मिली उसकी वजह से क्या हुआ, नए नए राज्यों की स्थापना हुई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मध्य भारत में शुंग और कड़वों का, कलिंग में चेदियों का, दक्कन में सातवाहनों का उदय कैसे हुआ है ना। ये हो गया। अगला क्या है पतन का कारण? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन की महादीवार। अशोक देश और विदेशों में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः ध्यान नहीं दे सका कि पश्चिमोत्तर सीमावर्ती दर्रे की रक्षा कैसे हो। पश्चिमोत्तर इस पर ध्यान नहीं दे पाया। ईसा पूर्व 3री सदी में मध्य एशिया में कबीलों की जो गतिविधि थी उसे देखते हुए उस दर्रे की ओर नजर रखना जरूरी था। सिथियन, शक लोग निरंतर जहां तहां भटक रहे थे। अपने घोड़ों पर भरोसा रखने वाले खानाबदोश सिथियन, शक चीन और भारत के स्थायी साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। कौन है ये? खानाबदोश होते थे, ये याद रखना है। जो सिथियन और शक हैं ये लोग खानाबदोश थे, चीन और भारत के साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा थे। चीन के राजा शी हुआंग ती, नाम याद रखना। इन सिथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 220 ईसा पूर्व में चीनी महादीवार बनवाई। चीन की महादीवार कब बनाई गई? 220 ईसा पूर्व में, है ना। बनवाने वाले कौन है? नाम याद रखना, शी हुआंग ती वहां के राजा हैं। किसके डर से, मतलब किसकी वजह से?
सिथियन शकों की वजह से। अशोक ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया। स्वभावतः जब सिथियन शक भारत की ओर बढ़े तो उन्होंने पार्थियनों, सिथियन शक जब भारत की ओर बढ़ते तो पार्थियन शक यूनानियों को भारत की ओर धकेल दिया। तो आने का क्रम क्या है इनका? हिंद यमन, है ना, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, यही है ना। तो यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया था। यूनानियों ने ही बैक्ट्रिया की स्थापना की थी अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में। सर्वप्रथम उन्होंने ही 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। किसने? यूनानियों ने 206 ईसा पूर्व में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, यूनानियों ने। इसके बाद आक्रमणों का तांता लग गया और यह सिलसिला ईसवी सन के आरंभ तक जारी रहा। मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने, साथ एक और कारण हम लिख सकते हैं, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण भी एक कारण हो सकता है ना। हो सकता है। अयोग्य शासक। मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की नींव रखता है। ब्राह्मण होते हुए भी वह अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, पुष्यमित्र जो शुंग था वो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। और कैसा कहा जाता है कि उसने लोगों के सामने बृहद्रथ को मार डाला, बलपूर्वक पाटलिपुत्र का राज सिंहासन हड़प लिया। शुंग वंशियों ने पाटलिपुत्र और मध्य भारत में शासन किया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र और मध्य भारत के क्षेत्र में। ब्राह्मणीय जीवन पद्धति का पुनरारंभ दिखाने के लिए उन्होंने कई सारे वैदिक यज्ञ किए। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने बौद्धों को सताया भी। उनकी जगह कण्ववंशी आए और वो भी ब्राह्मण ही थे। शुंगों के पास कौन आए? कण्व आए, है ना। शिलालेखों के बारे में पहले लिख लेते हैं। शिलालेखों की संख्या है 14, जगह कितने हैं? 8। मतलब 14 शिलालेख 8 जगहों से प्राप्त हुए, है ना। 14 शिलालेख हैं, 8 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। ओके, 14 है, ठीक है। उनके जैसे एक तो ऐसे भी देख सकते हैं हम, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, इनकी जो अभिलेख रहे हैं, जो शिलालेख रहे हैं, ये कौन कौन सी लिपियों में लिखे गए थे? 4 लिपियों, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक। अब यहाँ पे 2 अभिलेख इनके ऐसे हैं, एक है शाहबाजगढ़ी, और आपका मानसेहरा। यहाँ दोनों पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो 2 लिपियां हैं, सॉरी, जो लिपि है उसका नाम है खरोष्ठी, है ना। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग है। खरोष्ठी लिपि के बारे में हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है ईरान की अरामाइक लिपि से। अरामाइक लिपि से इसका जन्म हुआ है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, खरोष्ठी लिपि के बारे में एक चीज़ और याद रखना, कैसे कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं लिखी जाती है ना, ये इधर से लिखी जाती है, फिर जहाँ पे ये खत्म होती फिर वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पेन उठा के फिर से वापस जाना पड़ता है, वो काम नहीं है, ठीक है, ये हमें याद रखना। एक चीज़ और लिख लेना, इसमें धौली और जौगढ़, ये 2 लिपियां हैं। इन दोनों से क्या मिलती जानकारी? कलिंग के प्रति अशोक की नीति। कलिंग के प्रति अशोक की नीति क्या थी, उसके बारे में यहां से जानकारी मिलती है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
कहाँ कहाँ पे पाए गए ये नाम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ है, ये दोनों तो पाकिस्तान में है, नहीं ये दोनों पाकिस्तान में है। धौली, धौली की बात करें तो पुरी में है, पुरी मतलब उड़ीसा में है। जौगढ़ की बात करें तो जौगढ़ आपका गंजाम में पड़ेगा, गंजाम मतलब ये भी उड़ीसा में है ना। फिर कालसी, कालसी कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार कहाँ है, गिरनार जूनागढ़ में है, गुजरात में है ये। यहीं पर ये इसी अभिलेख से मालूम होता है कि मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का विस्तार कहाँ तक रहा है। इसी से मालूम होता है, इसी वाले अभिलेख से, कि चंद्रगुप्त मौर्य के उस राज्यपाल, वो राज्यपाल जो सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का निर्माण करवाया था, उसका नाम, उसके नाम का भी पता चलता है। नाम क्या था वैसे उसका, उसका नाम क्या था उस, है ना, सुपारा, थाड़े में पड़ेगा महाराष्ट्र में। एक नाम है एर्रागुडी, एर्रागुडी, एर्रागुडी कहाँ पे भाई, आंध्र प्रदेश। कुरनूल में, आंध्रा में। ठीक है, हो गया। ठीक भाई, अब देखिए इनके कुछ लघु शिलालेख भी रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए। प्रथम शिलालेख में क्या क्या बताया गया है, पशु बलि पर रोक शिलालेख है, ठीक है। तो ऐसे प्रथम लिखिए, प्रथम में जीव हत्या पशु हत्या निषेध, जीव हत्या पशु हत्या निषेध, ठीक है। दूसरा लिखिएगा मानव और पशु, मानव और पशु के लिए मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का प्रबंध, चिकित्सा का प्रबंध। चोल चेर पांड्य, चोल सर चेर, 13वें अभिलेख में ये बताए हैं। चोल चेर पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी का वर्णन, और ताम्रपर्णी का वर्णन। तीसरा शिलालेख, तीसरा लिखिएगा, तीसरा में क्या है, युक्त, रज्जुक, है ना, और प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख। ठीक है। चतुर्थ लिखिएगा, चौथा में क्या है, चौथा लिखिएगा, सर यहाँ प्रदेश क्या लिखा है, धम्म नीति के चलते, धम्म नीति के चलते धम्म अनुशासन में वृद्धि का उल्लेख। हो गया। पांचवा में लिखिएगा, पांचवा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख। हो गया। छठवां लिखिएगा, प्रतिवेदकों को, प्रतिवेदकों को प्रजा के विषय में, प्रजा के विषय में तुरंत सूचना देने का आदेश। सातवां में लिखिएगा,
सभी संप्रदायों के मानने वालों के प्रति सद्भावना का संदेश। ठीक है, 8वां लिखिएगा। अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन। हमने बताया है कौन से साल में कौन सी धम्म यात्रा की है ना। 9वां शिलालेख, 9वां शिलालेख, 9वां में क्या है? धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। ठीक है ना। 10वां में लिखिएगा, ये 10वां में धम्म पालन पर बल। धम्म पालन पर बल। ठीक है। 11वां लिखिए। 11वां क्या है? 11वां में धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। 12वां लिखिएगा। 12वां लिखिएगा, अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। इसमें ना हो गया। 13वां लिखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन है। वैसे 13वां लिखवाए हैं पहले भी, रहने देते हैं ना, है ना। 5 जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका भी उल्लेख हमने बताया कि 13वां में है। और उसके साथ साथ इन्होंने जो 5 वो थे, कौन से यमन राजा जो थे उनके साथ जो इनके संबंध थे वो भी हमने आपको बता रखा है। 13वां में ये सब है। ठीक है। 14वां आप लिख सकते हैं भले। 14वां लिख लीजिए, अपने शिलालेखों में लिखवाई गई बातों का जिक्र और आगे भी लिखवाते रहने की संभावना व्यक्त की गई। लिखवाते रहने की संभावना व्यक्त की गई। रिपीट कर दीजिए। अपने शिलालेखों में लिखवाई गई बातों का जिक्र तथा आगे भी लिखवाते रहने की संभावना व्यक्त की गई। क्या पूछ रहे थे? सर 5वां वाला थोड़ा बता दीजिए, मेरा छूट गया भाई। अच्छा, 5वां है धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, हो गया जी सर। ठीक है। जो अभी आप लोगों ने लिखे हैं ना, ये गिरनार, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, इसके खोजकर्ता कौन है वो भी लिख लो। इसके खोजकर्ता लिख लेना। तो जैसे गिरनार के खोजकर्ता कौन है? गिरनार के खोजकर्ता हैं कर्नल टाड। कर्नल टाड गिरनार के हैं। उसके सामने खोजकर्ता करके लिख लो भाई। ठीक है। और शहबाजगढ़ी के कौन हैं? तो शहबाजगढ़ी के हैं जनरल कोर्ट। जनरल कोर्ट। मानसेहरा के कौन हैं? मानसेहरा। वैसे मानसेहरा जानते हैं कहां पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहां पे है? हजरा। हाजरा उस दिन बात किए थे ना, हाजरा या हजारा, यहीं पे पड़ता है ये आपका क्या बोलते हैं वो, मानसेहरा। और ये जो दूसरा वाला था, अच्छा, इसके जो खोजकर्ता रहे हैं उसका नाम है कनिंघम। कनिंघम। और एक चीज चाहो तो और लिख लो, शहबाजगढ़ी जो आपका है पाकिस्तान में ही है लेकिन वो पेशावर में है।
तो शहबाजगढ़ी पेशावर में है और मानसेहरा आपका हजरा में है। ठीक है, ओके। एर्रागुडी, एर्रागुडी का कौन है भाई खोज करता? एर्रागुडी का खोज करता है अनु घोष है, कुरनूल में है। कालसी के खोज करता कौन है? कालसी के फॉरेस्ट हैं। जौगढ़ के कौन हैं? अनुघोष लिख लिए। अनुघोष किस? एर्रागुडी। कालसी के फॉरेस्ट हैं, और जौगढ़ के कौन हैं? जौगढ़ के लिखिएगा वाल्टर इलियट। ये जौगढ़ के खोज करता है ना। और धौली के खोज करता कौन है फिर? कीटो नाम है इनका। एक काम करो, ऐसे लिख लो, लघु शिलालेख है, स्थान है, विशेषता है, ऐसे लिख लीजिए। तो भाब्रू, सबसे पहले भाब्रू के बारे में लिखिएगा। सर स्पेलिंग लिखिए। भाब्रू या बैराट। भाब्रू या बैराट कहाँ पर है? ये जयपुर में है ना। अगर देखा जाए इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी, कॉमा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और इसी में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है ना। बताइएगा। हाँ इसमें बताते ना। हाँ लिखिएगा, तो लिख लीजिएगा कॉमा, अशोक ने खुद को मगध का सम्राट और बौद्ध धर्मावलंबी का उल्लेख किया। खुद वो बताया कि हम भाई बौद्ध धर्मावलंबी हैं, मतलब अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण आपको मिलता है तो भाब्रू या बैराट लघु शिलालेख से। ठीक है, ओके जी सर। हाँ चलिए अगला लिखिएगा मास्की। मास्की कहाँ है? रायचूर कहाँ है? कर्नाटक। इसमें लिखिएगा अशोक का नाम सबसे पहले इसी में पढ़ा गया। ठीक है, साथ ही साथ खुद को बुद्ध शाक्य कहा। ठीक है, बुद्ध शाक्य कहा। हो गया। अगला लिखिएगा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? चित्तलदुर्ग। चित्तलदुर्ग कहाँ भाई? मैसूर में। ठीक है, अगला है सिद्धपुर। इसकी कोई विशेषता नहीं है ऐसी। सिद्धपुर ये कहाँ? ये भी कर्नाटक में है, मैसूर। ठीक है, फिर एक है एर्रागुडी लघु शिलालेख भी है। एर्रागुडी ये कहाँ पे था? आंध्रा में है ना, कुरनूल आंध्रा में है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें
एक शिला नई लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्रूस्ट्रोफेडन। ये कैसे लिखी जाती है? लिख लीजिएगा, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। ये हो गया। अगला है गोवी मठ। ये गोवी मठ कहाँ है? ये भी आपका मैसूर में पड़ेगा, ठीक है। एक है अहरौरा। अहरौरा कहाँ है? मिर्जापुर मतलब अहरौरा का भाई मिर्जापुर मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक है सारोमारो। ये कहां पे है? शहडोल। शहडोल कहां है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब लिखो नेत्तूर कहां भाई? मैसूर में। इसमें भी अशोक का नाम मिल रहा है, अशोक का नाम मिलता है, ऐसे लिख लो बस। एक है पनगुडरिया। ये कहां है? सीहोर में। सीहोर कहां है? एमपी में, पनगुडरिया। फिर एक है सन्नाती। ये कहां है? गुलबर्ग कहां है? कर्नाटक, ठीक है। एक है उडेगोलन कहां है? बेल्लारी कर्नाटक, ठीक है। एक और है राजल। सर ये क्या लिखे हैं पनगुड़िया के नीचे? कहाँ? पनगुड़िया के नीचे सर। राजल मुंडगिरी आपका कुर्नूल में। कुर्नूल मतलब आंध्र प्रदेश। और एक आपका है गुर्जरा तो पता ही होगा आपको, दतिया जिला, मध्य प्रदेश, है ना। इसमें भी अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। इसमें भी अशोक का नाम मिलता है। हो गया, ठीक है भाई।